नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी की कहानी जिसका नाम है प्रायश्चित। दफ्तर में ज़रा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर से आता है, उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटों की है। वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने छोड़कर पैर गाड़ी ली, अर्दली ने छोड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने टाँक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यवंचित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियाँ स्थिर हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी ना हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद को वह जगह दी थी और सुबोध चंद वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद जो उनका सहपाठी था, जिसे जग देने की उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल ना हुए थे। वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर ना थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वही मर गया होगा, पर आज मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसके मातती से काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और देश की ऐसी चिंगारी पड़ गई थी जो आज 20 वर्ष बीतने के बाद भी ना बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर बात में बड़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ में थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वो पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हतभाग्य, आज वह पुराना नासूर सतगुण टिस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि कितनी कठोर। जब जरा चीज शांत हुआ तब मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। सुबोध चंद वे आदमी नहीं जो भूलों को क्षमा कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि ज़रा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हज़ारों हचक कर जाए और डकार तक ना ले, पर क्या मजाल की कोई माताती एक कोड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाज़ार से सौदा सुफ्त लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद जब सुबोध चंद गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले,
यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। सुबोध: अजी मेरी ना पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र और ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जा जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किया। 2 साल से कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। तुम यहाँ से आकर कुछ दिनों को कॉर्पोरेशन दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिले। क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय में बर्छियाँ सी चल रही थी। दुष्ट, 25,000 रुपये बसरे से कमा लाया। यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी ना जमा कर सके। बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों को बारी बारी से हाथ मिला और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ है कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे अपना असफर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरक्षित रहूँ। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक्चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार, यथाशक्ति आपके असंतुष्ट ना करेंगे, लेकिन आदमी ही है, अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा मात हथों से मित्रों का सा बर्तावा किया। आप और हम दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबह से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सब ऐसी ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित्त है, इतना नम्र है कि उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द उसकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन देश की आंखों में गुण और भयंकर हो जाता है। सुबोध के सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते। उसके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल ना हुए। बोर्ड के मेंबर को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते तो चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना ना जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुल लकड़ी का सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों में पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे में निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तामोली की दुकान में आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे, फाइल मेज पर रखकर आया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरों में दफ्तर वालों की से और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसी नियत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों अच्छों की नियत बदलते देखी है।
इस वक्त आप सभी साँ हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा। चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई मुन्नी है, ऋषि है? चपरासी कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है 300 की। यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चीज शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ़ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें। आपकी मेज़ पर रुपए पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं और ना जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना है आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तब दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही ना थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे ना थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए होंगे। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ए नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहीं रख दिए थे। जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को लटने पलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज पर कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला यह भी भूलने की बात है, और इतनी जल्दी? मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बात करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे यहीं रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दी हो। यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छी। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से तो नोट न उठाकर रख दिए? मदारी लाल ने भुचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर भी नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर चले गए थे, तब आपको मकर में ना देखा। तब मुझे मालूम हुआ आप किसी से बात करने चले गए, तब दरवाज़ा बंद करा दिया। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे? सुबोध आंख फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक बुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट लिया और कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया। अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज़, अलमारियाँ, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वक्र उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई सुबह ना था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया। जरा सा मुंह निकल आया। इस समय उन्हें कोई देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया और क्या। आज तक कभी ऐसा अधेर ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज़ भी गायब ना हुई। मैंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहता था
कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर सुधनी था, ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ तो केवल पंडित सोहनलाल एक फ़ाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झाँक कर चले आए। सोहनलाल ने सफाई दी। मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो अंदर कदम भी रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप व्यर्थ में क्यों कसम खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? सुबोध के कान में, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दीजिए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया। सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए, पैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उस रात को सुबोध चंद ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उसके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ ना थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी को रात भर नींद ना आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल ने आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लाश की ओर ताकने का नहीं बनता। कैसा भला मानुस, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियानी लड़की है, ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार छोड़कर लाश के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं जो रुमाल के आँखों ना पहुँच रहा हो। अभी इतने ही दिन हुए आए हुए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कोई परवाह ही नहीं थी, दिल दरियाव था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही हैं? कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, आंखें फूल कर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के और 1 लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूँ, लड़की सियानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज गई। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी? जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर साईं ताप से सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत छोड़ कर गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबदे में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी के बारे में भी कुछ लिखा है? तुम्हें यह क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूँ, मुद्दा इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ़ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा। साथ बैठते, उठते, खाते, सब साथ खेलते। बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ़ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो कल ही तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतज़ाम हो गया? नहीं हुजूर, कहाँ ना के बिलास की डॉक्टरी होगी। मुद्दा अब जल्दी चलिए, ऐसा न हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले के तो सभी हैं। पुलिस ने मेरे बारे में उनसे पूछताछ नहीं की? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद के घर पहुंचे तब ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिख दें। और सबके बयान तो लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखा कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर सुबह होता था, पर इस बयान ने उनका अंकुर भी निकाल दिया।
इस वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज़ ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क गया। कहीं इसका मुझ पर शुभा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह ना प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला ने आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की को तो छोड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों का उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों में भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख पर कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उसका सर्वनाश करने की इच्छा ना थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकता। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्होंने अपने कंठ में कोई चीज़ फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज़ की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात ना थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएगी। मेरे साथ खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है। रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर ना जाने कब मन में बात समाई, मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को ना रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता ज़रूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है ये किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दे। आपको देखकर उनका हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है? किससे अपना दुख कहे? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे कि मैं ही वह दुष्ट, वह अधम, वह पामर हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी हत्यारे की गर्दन पर फेर दो, पर जबान ना खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुकाम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा,
आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर की ओर जो लोग आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थी, झूठी बात पूछने ना आए कि जरा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन की क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई और यह मदारी लाल ने अपने खर्चे पर से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और देर बार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे और ज़्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में उनके यश की ऐसी धूम मच गई, मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन मदारी लाल ने कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक ऋणी नहीं हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती। कहीं ऊँट की भी छाँव तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए, वहाँ देहात में खर्चा भी कम हो और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हज़ार खर्च हो गए, अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी, उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी लाल, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो। रामेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह ज़िंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी लाल, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। उसके विवाह की कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं एक सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे, आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई, बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र ना सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और इनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।